हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षक। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी, यूपी टेट में हिंदी के बारे में। तो हिंदी में सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्डों के व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ड और माला यानी कि वर्डों की माला। जो वर्ड होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी लिखित लघुत्तम इकाई होती है। वर्ड जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई है, पर ये लिखित लघुत्तम इकाई है। अब इसको जानने से पहले कुछ और शब्द हैं जिन्हें जान लेते हैं हम। यह है ध्वनि। ध्वनि के बाद आएगा वर्ड। वर्ड के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद पद आता है, पद के बाद वाक्य आता है। तो वर्ड से पहले जो है वो ध्वनि आती है। ध्वनि जो है वो भाषा की मूल लघुत्तम इकाई है। यह मौखिक इकाई होती है। भाषा के मतलब जो हम भाषा होती है उसको सिर्फ बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। ये जो है ये श्रव्य होती है। ये श्रव्य होती है और अमूर्त होती है। मतलब जब भाषा को लिख नहीं सकते हैं तो इसको देख भी नहीं सकते हैं, अर्थात ये अदृश्य भी हो जाएगी, अदृश्य होती है। ध्वनि को श्रवण भी कहते हैं। श्रवण का मतलब होता है फोन, PHON, फोन। फोन जो है ये एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द होती है फोन। ध्वनि के बाद वर्ड आता है। वर्ड या अक्षर, वर्ड को अक्षर भी बोलते हैं। ये भाषा की लिखित लघुत्तम इकाई है। तो वर्ड को लिख सकते हैं, परंतु जो ध्वनि होती है उसे लिख नहीं सकते, इसीलिए इसको लघुत्तम इकाई कहते हैं। पर वर्ड को लिखित लघुत्तम इकाई कहते हैं। ये जो है ये दृश्य है, दृश्य होती है। ठीक, ये मूर्त होती है। यानी कि जब वर्ड को लिख देंगे तो इसको देख भी सकते हैं, देखेंगे तो यह मूर्त ध्वनि हो जाएगी। अब बात करते हैं शब्द क्या होता है। शब्द यानी कि सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई है। शब्द जो है वो सार्थकता की दृष्टि से लघुत्तम इकाई होती है। पद जो है भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई है। अब इसके पहले देखते हैं शब्द। जैसे कि एक शब्द ले लेते हैं हम, आम, और एक शब्द है कनक। अब आम को हम एक वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। मैं आम आदमी हूँ। अब यहाँ पे जो आम था वो एक फल, मतलब आम शब्द कहने पे यहाँ पर फल का बोध हो रहा था। और एक कनक जो है उसको मतलब धतूरा या सोना मान सकते हैं। तो अब इसको कनक को भी एक शब्द में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कनक के आटे से रोटी बनती है, रोटी बनती है। तो यहाँ पे आम था जो वो एक फल था, पर यहाँ फल के रूप में नहीं। आम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा साधारण। यहाँ पे जो कनक था वो था सोना या धतूरा मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो सोने के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कनक मतलब सोने के आटे से रोटी बने ही नहीं। कनक जो है धतूरा उससे नहीं बनता, तो यहाँ कनक का अर्थ हो जाएगा गेहूं। उसी तरह जो शब्द होते हैं उनको अगर जो पद में मतलब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द पद के रूप में हो जाते हैं।
यहाँ पे जो है वाक्य, मतलब भाषा की पूर्ण लघुत्तम इकाई होती है वाक्य। फिर एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, व्याकरण की व्यवस्था से युक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। यहाँ पे जो है शब्द आम शब्द था, अब ये व्याकरण की व्यवस्था के हिसाब से ये पद के रूप में हो गया है आम। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द। शब्द को जो है वो वर्डों का वह सार्थक समूह जो स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, मतलब शब्द को स्वतंत्र रूप में लिखते हैं। जबकि जो पद होता है वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आम था, आम एक शब्द था, पर वो जब एक वाक्य में प्रयोग कर लिया हमने तो यहाँ पे ये पद हो गया। तो वर्ड की बात कर लेते हैं। वर्ड, हिंदी में जो वर्ड हैं वो 52 हैं, प्लस एक और जुड़ गया है, टोटल मिला के 53 हो गए हैं। ये जो नया वाला जुड़ा है वो ऐसे लिखा जाता है, जैसे इनफाइनाइट नहीं लिखा जाता, इनफाइनाइट को बना के उसके बाद ऐसे, इसको ला बोलते हैं, ला, काला। इसका हरियाणवी भाषा में ज़्यादा प्रयोग होता है इसका। तो वर्ड को दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, स्वर और व्यंजन। इसमें सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर, जैसे हो गया आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, फिर री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। व्यंजन में जो होता है आएगा हलंत युक्त व्यंजन, हलंत युक्त, हलंत युक्त मतलब जैसे का लिखा है इसके नीचे से हलंत लग जाएगा, तो इसमें जो स्वर नहीं है ये स्वर रहित होता है। ठीक, हलंत युक्त व्यंजन को जैसे माँ लिखा है इसके नीचे से एक लाइन लग जाती, उसे ही हलंत बोलते हैं। फिर का लिख दिए उसके नीचे ऐसे लाइन लगा दी, ये आधे व्यंजन होते हैं, ये आधे व्यंजन होते हैं। और ये स्वर रहित होते हैं। से का होता है तो का को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, एक मिनट, का को हम ऐसे तोड़ देते हैं, का के नीचे हलंत लगा देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आ लिख देंगे, इसमें स्वर को हटा दिया गया है। जब स्वर को हटा दिया जाता है तो वो हलंत युक्त व्यंजन हो जाते हैं। अब वर्णों, इसमें जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 है, 44 वर्ड हैं। 44 वर्ड में 11 स्वर आ जाएंगे और 33 व्यंजन, ये दोनों मिलके 44 वर्ड बन जाते हैं। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण के पाणिनि कहा गया है। कामता प्रसाद गुरु को, जो हिंदी भाषा के पाणिनि हैं वो अलग हैं, और हिंदी व्याकरण के पाणिनि जो हैं वो कामता प्रसाद गुरु हैं, और हिंदी भाषा के पाणिनि जो हैं वो किशोरी दास वाजपेयी हैं। अब आगे बात करते हैं कुल स्वर, कुल मात्राएं और खड़ी। तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, ठीक, 10 मात्राएं हैं और 12 खड़ी हैं। तो 11 स्वर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। इसमें 11 स्वर में आ, फिर अ, ई, कुछ लोग इसको जैसे पढ़ते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, पर इसको ऐसे नहीं पढ़ते, इसको बोला जाता आ, आ, ई,
मतलब इसमें कम थोड़ा टाइम लगता है आ को बोलने में, और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। फिर आएगा ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हो गए 11। 2 3 4 5 6 7 8 10 11। ठीक, 10 मात्राएं होती हैं। स्वर तो 11 हैं, पर मात्राएं जो है 10 होती हैं। ये जो आ है इसको छोटा आ बोलते हैं, इसकी मात्रा नहीं होती। तो यहाँ से लिखते हैं इसकी मात्रा, ये बड़ा आ से आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा हो गया। ऊ का मात्रा छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, फिर ओ, फिर औ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डाल के लिख लेते हैं। जो छोटा आ होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं है। तो जो स्वर होते हैं वो 11 स्वर होते हैं, लेकिन मात्राएं जो हैं वो 10 हैं। ठीक, अब खड़ी जो है, खड़ी देख लेते हैं क्या है। बचपन में पहले सब लोग पढ़ी होंगी खड़ी। तो खड़ी शुरू होती है यहाँ से, कम, कहा, का, की, कु, के, कै, को, कौ। ये 12 खड़ियाँ हैं। ठीक, ये हिंदी के शब्दकोश का क्रम है। इस क्रम से हिंदी के शब्दकोश में लिखा गया है। शब्दकोश क्रम के अनुसार ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब जो हिंदी में 12 खड़ियाँ थी, 12 खड़ी, इसका सुझाव जो है वो सावरकर बंधुओं ने दिया था, सावरकर बंधुओं द्वारा। 12 खड़ियों का सुझाव है वो सावरकर बंधुओं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अयोगवाह। ठीक, अयोगवाह, जो अयोगवाह लिखा है इसी से हम लोग समझेंगे कि अयोगवाह होता क्या है। इसको हम अलग कर लेते हैं। अ प्लस योग और वाह। आ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा उपसर्ग, और योग का मतलब हो गया यहाँ पे जोड़, मतलब हो गया जोड़। वाह का मतलब होता है वहन करना, या फिर इसको लिख सकते हैं साथ रहना, वहन करना या साथ रहना, से अयोग वाह कहते हैं। इसमें आएगा वे वर्ड जो बिना योग मेल के वर्णमाला में सम्मिलित हैं। ठीक, वे वर्ड जो बिना योग या मेल के वर्णमाला में सम्मिलित हैं। सम्मिलित हैं, ये जो वर्ड होते हैं अंग और आहा, इनको मतलब स्वर में, ना तो स्वर में सम्मिलित किया गया है और ना ही व्यंजन में। ठीक, पर अगर जो यूपी में पूछा जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख लेते हैं।
अगर जो यहाँ यूपी में पूछा गया किसी भी एग्जाम में कि स्वर कितने होते हैं और ऑप्शन में 13 दिया हुआ है तो हम 13 लगाएंगे स्वर में, क्योंकि जो यहाँ पे 11 स्वर लिखे थे इसमें 11 स्वर और प्लस 2 अयोगवाह, तो अयोगवाह जो है वो अंग और आह को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर टोटल मिला के 13 स्वर हो जाएंगे। हमें ऑप्शन में 13 दिया है तो 13 टिक लगाना रहेगा, ये आयोग के अनुसार है। अब बात करते हैं स्वर की। स्वर मतलब वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप में लिखे और बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप में लिखे व बोले जाते हैं वह बोले जाते हैं। स्वर में मात्रा जो होती है, ठीक, मात्रा जो होते हैं कालमान अथवा किसी भी स्वर के उच्चारण में लगा समय, स्वर की मात्रा होती है सिर्फ। यहाँ पे लिखेंगे मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। मात्रा क्या होता है? कालमान अथवा किसी भी स्वर के उच्चारण में लगा समय जो मात्रा है वो कालमान अथवा किसी भी स्वर के उच्चारण में लगे समय को मात्रा कहते हैं। अब मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, तो बात करते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसमें जो ह्रस्व स्वर है इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक यानी कि इसमें एक मात्रा का समय लगता है। इन्हें ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ये होते हैं अ, ई, उ और री। ये 4 होते हैं। अब जो दीर्घ स्वर है उसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक यानी इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे अ मतलब बड़ा आ हो गया, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। इनकी संख्या जो है वो 7 है। बात करते हैं पुलुत्व स्वर। पुलुत्व स्वर यानी 3 मात्रा का समय लगता है। त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे लिखा जाता है ओम, तो ओम के बीच में ऐसे 3 करके बना होता है, उसे ही यहाँ पे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसका उपयोग ज़्यादातर संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता।
और जो प्लुत स्वर है इसका मतलब है किसी शब्द के दीर्घकालीन उच्चारण में प्रयुक्त, जैसे सब बोलते हैं राम, तो बीच में जो ऐसे डैश डैश आ जाता है, ऐसे डैश डैश बना रहता है, वही होता है प्लुत स्वर। ठीक, ऐसे बना रहता है तो उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।